Everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 11th history chapter 11 पाथ टू मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता की ओर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैजी रेस्टोरेशन, मेजी के द्वारा किए गए सुधारों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी तरह के सुधार जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, उसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, इन सारे सुधार और सुधारों के प्रभावों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में मैजी रिफॉर्म्स या मैजी रेस्टोरेशन। The arrival of Perry brought significant change in Japanese politics। और जैसे ही पेरी जो है वो जापान आता है, जापान की राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चेंज जो इसमें आता है कि इन 1867-68 अ मूवमेंट रिमूव द शोगुन्स फ्रॉम पावर एंड ब्रॉट एम्परर टू एडो विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल। और इस परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन था कि जो जापानीज एम्परर जो अभी तक क्योटो में रहता था और प्रशासन में उसका किसी तरह कोई रोल नहीं था, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है शोगुन्स ही चलाते थे। लेकिन 67-68 में ये जो एम्परर है मेइजी, उसने क्या किया कि सारी शक्तियां शोगुन से ले ली और खुद जो है पूरे देश का प्रशासन चलाने के लिए वो वापस जो है टोक्यो, जो ईस्टर्न कैपिटल थी, एडो जिसको पुराना नाम था, वहाँ पर आकर पूरा प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लेता है। तो राजा जो है, एम्परर जो है 1868 में पावरफुल हो जाता है। द जापानीज वर अवेयर अबाउट द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। जापानीज लोग जो है भारत और साथ ही चाइना में किस तरह से या दूसरे देशों में किस तरह से यूरोपियन कंपनियां जाती है और उसके बाद उन्होंने उनको अपना उपनिवेश बना लिया था, इन सब चीज़ों से वाकिफ थे, परिचित थे। और some scholars wanted to learn new ideas from Europe and others sought to exclude from the Europeans। तो विदेशियों के जापान में प्रवेश के साथ ही इस बात पर चर्चा होने लगी कि इन विदेशियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए थे कि ये जो विदेशी लोग हैं, अमेरिका या यूरोपियंस लोग, ये जब किसी भी देश में व्यापार के बहाने जाते हैं तो धीरे धीरे वो उस देश को अपने कॉलोनी बना लेते हैं, उस देश पर अधिकार कर लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में किया था, तो बहुत से जापानीज इस बात से डरे हुए थे कि हमारा देश भी जो है वो एक उपनिवेश बनाया जा सकता है। और कुछ लोग इस बात के फेवर करते थे कि इन यूरोपियन और अमेरिकन के आने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे नए नए आइडियाज़, विचार जो है जापान में पहुंचेंगे, डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ें जो है जापान में आएगी, जो जापान के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। सम फेवर्ड ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड। और कुछ लोग जो है वो इन यूरोपियंस के आने के साथ ही इस बात पर जोर देने लगे कि धीरे धीरे करके जो है हमारे देश के बाज़ार या जापान के बाज़ारों को विदेशियों के लिए खोल देने चाहिए। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी विद द स्लोगन रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी फुकोकू क्यूहई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ नेशनहुड एंड टू ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन। ऐसे समय में इस मेजी सरकार ने एक नई पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई पॉलिसी एक नए नारे के साथ जो है स्टार्ट की, जिसे कहा जाता है फुकोकू क्यूहेई। फुकोकू क्यूहेई का मीनिंग है रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। ये नए नारे के साथ जापान में जो मेजी है वो देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना के साथ ही साथ देश के लोगों को जो है वो अच्छे नागरिक के रूप में कन्वर्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। द न्यू गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड द एम्परर सिस्टम। और ये जो नई सरकार है मेजी की, वो वापस जो है राज्य का शासन, एम्परर सिस्टम जो है वो फिर से इम्पोज करने की कोशिश करती है। और इस एम्परर सिस्टम में राजा, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे। यानी सारी शक्तियां जो है राजा के नियंत्रण में, उसकी ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी और सेना जो है वो इस पूरे प्रशासन को नियंत्रित करेगी। एम्परर वाज ट्रीटेड एज द डिसेंडेंट ऑफ सन गॉडेस एंड लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। और इस मेजी रेस्टोरेशन में सबसे बढ़िया चीज़ ये की गई कि राजा को जो है वो सन गॉडेस के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई और उसके ही नेतृत्व में ये जो पश्चिमीकरण है, विदेशियों का ये जो वेस्टर्नाइजेशन है उसकी प्रोसेस को
शुरू करने की तैयारी की गई। हिज बर्थडे वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे, ही वोर्स वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। ठीक है, राजा का जो बर्थडे होता था उसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया, और वो यहाँ का जो राजा था मेइजी, उसने भी विदेशी तरह की जो मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहनना स्टार्ट कर दिया, यानी वो अब जो है हमेशा मिलिट्री यूनिफॉर्म में ही दिखने लगा। तो ये सारी चीज़ें करके मतलब जापान में बहुत सारे जो है व्यक्तिगत लेवल पर मेइजी के द्वारा प्रयास किए गए। इसके साथ ही साथ और भी चेंजेस जापान में मेइजी के द्वारा किए गए, जो अलग अलग हेडिंग के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स कि शैक्षणिक क्षेत्र में, कल्चरल क्षेत्र में जापान में क्या सुधार किए गए। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है बिगेन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1870s। 1870 से ही जापान में जो है सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा जो है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए प्रारंभ की गई। ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स में से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है। अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा जापान में शुरू की गई, सभी को शिक्षा दी जाएगी, बहुत मिनिमम जो है प्राइस पर बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और सबको पढ़ाना कंपलसरी किया गया। द करिकुलम हैड बीन बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियाज बट एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये की गई, जापान ने अपने इस एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न आइडियाज़ को भी इम्पोर्टेंस दी और वेस्टर्न जो भी डेवलपमेंट थे उन पर इस करिकुलम को बेस किया गया, किंतु जो है जापानीज लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, उसकी स्टडी को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, यानी दोनों तरह की चीज़ों को अमेलगमेशन किया गया, दोनों को मिलाया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंट्रोल द करिकुलम, और इसके लिए एक मिनिस्ट्री भी एस्टेब्लिश की गई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाती थी। ये मिनिस्ट्री जो है पूरा करिकुलम या पाठ्यक्रम पर कंट्रोल रखती थी, सेलेक्टेड टेक्स्ट बुक सिलेक्शन का काम करती थी, एंड कंडक्टेड टीचर्स ट्रेनिंग, और टीचर्स ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा की जाने लगी। तो एक सिस्टमेटिक जो है एजुकेशन जो है जापान में शुरू की गई। टेक्स्ट बुक टॉट द चिल्ड्रन टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, बी लॉयल टू द नेशन एंड बिकम गुड सिटीजन्स। टेक्स्ट बुक के द्वारा बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ की डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, और उसमें बच्चों को अपने टीचर्स, पेरेंट्स या जो एल्डर्स हैं उनका रेस्पेक्ट सिखाया गया, देश के प्रति लॉयल रहने की, देशभक्त होने की जो है वो चीज़ें सिखाई गई, और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने के बारे में जो है शिक्षाएं एजुकेशन के माध्यम से दी जाने लगी। द जापानीज हैड बोरोड द रिटन स्क्रिप्ट फ्रॉम द चाइनीज इन द 6th सेंचुरी। जापान की जो स्क्रिप्ट है वो चाइना से ली गई थी। चाइनीज जो खांजी स्क्रिप्ट है वही 6th सेंचुरी में जापानीज लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जापान में इस स्क्रिप्ट में भी चेंजेस आते हैं। दे ऑल्सो डेवलप 2 फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, और जापान में इसके 2 जो है स्वर लिपियाँ जो है इस समय डेवलप होती हैं, जिन्हें हिरागना और कताकाना कहा जाता है। हिरागना जो है वो फेमिनिन कंसिडर की जाती है, महिलाओं वाली, क्योंकि बहुत सी महिला लेखकों ने इस तरह की स्क्रिप्ट में लिखा है, और कताकाना जो है मस्कुलिन कहा जाती है। जो एंशियंट लिटरेचर जो जापान का मेल राइटर्स द्वारा जो लिखा गया था वो कताकाना स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये 2 स्क्रिप्ट जो है हिरागना और कताकाना है। तो ये जो है कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे। फिर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या किए गए। द मेइजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय अल्टरिंग ओल्ड विलेजेस इन डोमेन बाउंड्रीज। मेइजी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज किया कि उन्होंने पुराने गाँवों और डोमेन्स जो थे, यहाँ के स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट जिनको कह सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज की। बाउंड्री चेंज करने के पीछे कि सेम एरिया के जैसी जो है एक डोमेन बनाया कि डिफरेंट टेरिटरी जो है उसको डिफरेंट डोमेन के रूप में मतलब रीशफल की गई उनकी बाउंड्रीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए। ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज टू हैव सफिशिएंट रेवेन्यू टू मेंटेन द लोकल स्कूल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज। फिर अगला चेंज ये किया गया कि जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको अपने एरिया में जितने भी स्कूल्स और जो हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सारे जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने के लिए वहीं पर सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने की व्यवस्था की गई कि जो भी स्कूलों का खर्चा और हॉस्पिटल्स का खर्चा है वो लोकल लेवल पर ही बियर किया जा सके, इसके एफर्ट्स किए गए। रेवेन्यू सिस्टम स्पेशली मतलब ऑटोनॉमी उनको दी गई उस रेवेन्यू को यूज़ करने की। इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ सेंटर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी। फिर ये जो डोमेन्स और जो विलेजेस थे उनको आर्मी के लिए रिक्रूटी के रूप में भी जो है व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई कि वो सैनिकों की व्यवस्था करेंगे। सेना की भर्ती जो है इनमें से की जाने लगी।
All young men over 20 had to undergo a period of military service. और एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार ये किया गया कि 20 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लड़कों को जो है मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी गई। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा जो है प्रारंभ कर दी गई। अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्स वॉज ऑल्सो डेवलप, और इसके साथ ही साथ जापान में आधुनिक सेना की स्थापना जो है इसके साथ कर दी जाती है, यानी आधुनिक सेना स्थापित करने की तैयारी पूरी जो है जापान द्वारा की जाती है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे, संवैधानिक सुधार क्या जापान में किए गए। द गवर्नमेंट सेट अप अ लीगल सिस्टम टू regulate the formation of political groups, control meetings and impose strict censorship. जापान की जो मेइजी गवर्नमेंट थी उसने एक नई न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स को और उनकी मीटिंग्स को कंट्रोल करने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लागू की गई, यानी राजनीतिक दल जो बनना है या उनकी मीटिंग आयोजित करना जो है वो सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा, यानी सरकार की अनुमति से ही ये सब राजनीतिक दल फॉर्म किए जा सकते हैं, उनकी मीटिंग्स आयोजित की जा सकती है और इन पर जो है सरकार का स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन या सेंसरशिप लगा दी गई। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंज था। द मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर पुट अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्परर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज कहा जा सकता है कि मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी सीधा ही जो है राजा के नियंत्रण में रखी गई, यानी राजा के ऑर्डर्स को ही वो मानती थी और राजा जो है इन पर पूरा नियंत्रण रखता था। दोनों चीज़ें हैं, मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली चीज़ें ये दो ही थी और ये दोनों ही राजा के नियंत्रण में रख दी गई। नहीं, राजा को यहाँ पर शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई। This means that even after a constitution was enacted, these two groups remained outside the control of the government. और ये दोनों चीज़ें करने के पीछे का जो अर्थ है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जापान में कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया गया, लेकिन ये दोनों ही संस्थाएं, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी जो है वो संविधान के बाहर या गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखी गई, जो सीधा राजा के नियंत्रण में थी। गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू संविधान रूल करेगी, लेकिन मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है वो राजा के नियंत्रण में रहेगी। इन ऑल दीज मेजर्स द गवर्नमेंट फेस्ड ओपोजिशन। राजा ने जो भी ये सुधार किए या परिवर्तन किए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, उनका विरोध भी बहुत हुआ। The tension between these different ideals represented by a democratic constitution and a modern army was to have far-reaching consequences. तो इस तरह का एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और एक मॉडर्न आर्मी, दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें जो है जापान में एक साथ की गई, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आगे भविष्य में परिणाम देखने को मिलता है। द आर्मी प्रेस्ड फॉर अ विगोरियस फॉरेन पॉलिसी टू एक्वायर मोर टेरिटरी। ये जो जापान की शक्तिशाली सेना जो इस समय बन जाती है, आधुनिक सेना, वो जापान की विदेश नीति में जापान को और ज़्यादा टेरिटरी को जीतने के लिए प्रेशराइज करती है, यानी वो और क्षेत्रों को जीतने के लिए तैयारी कर लेती है। दिस लेड टू वॉर्स विद चाइना एंड रशिया। और ये आर्मी का जो एग्रेशन है उसकी वजह से चाइना और रशिया के साथ बहुत सारे युद्ध इस समय होने लगते हैं, और दो युद्ध जो बड़े हुए उसमें जापान जो है दोनों में ही विक्टोरियस रहा, उसकी जीत हुई। पॉपुलर डिमांड फॉर ग्रेटर डेमोक्रेसी वाज ऑफन इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स एग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, सरकार एक तरफ से जो बहुत ही आक्रामक नीतियां जो है वो विदेशों के साथ युद्ध और वो सेना के द्वारा आसपास की टेरिटरी को जीतने की एग्रेसिव पॉलिसीज पर चल रही थी, लेकिन देश के अंदर जो है बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी की, इंटरनल डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। तो एक तरफ जापान जो है वो विदेशों में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन देश के अंदर ही अंदर लोग जो है आंतरिक लोकतंत्र की मांग भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र जो है पूरी तरह से राजा के नियंत्रण में था, राजा की इच्छा के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जापान डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड acquired a colonial empire that suppressed the spread of democracy at home and put it in collision with the people it colonized. ठीक है, अब जापान में एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि जापान में जब जैसे जैसे एम्पायर बढ़ता गया, जापान ने चाइना, रूस, ताइवान, कोरिया, इन अड़ोसी पड़ोसी देशों को जीत लिया, तो जीतने के साथ ही क्या है उसका कॉलोनियल एम्पायर बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही साथ देश में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसका भी जो विस्तार वहाँ पर करने की कोशिश की गई, लेकिन डेमोक्रेसी को जो है वो ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं की गई, उसको सप्रेस किया गया। और साथ ही साथ जो जिन देशों को जापान ने जीता, कॉलोनियल एम्पायर जो बनाया, वहाँ पर भी उन्होंने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं करके ऑटोक्रेटिक मोनार्की रूल जो है एक तरह का इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब
इकोनॉमिक एरियाज में क्या चेंजेस जो है जापान में हुए वो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेजी रिफॉर्म्स। मेजी रिफॉर्म्स में आर्थिक सुधार एक बहुत बड़े सुधार के रूप में देखे जाते हैं। फंड्स वर रेज्ड बाय लेविंग एन एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है, मॉडर्न आर्मी और देश में जो भी नए परिवर्तन किए जा रहे थे तो उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट थी और फंड्स को रेज करने के लिए नए टैक्स लगाए गए। उसमें एक प्रमुख टैक्स था एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि कर जो है इस समय एक नया लगाया गया। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टोक्यो एंड योकोहामा इन 1872। ठीक है, फिर इसके बाद जापान में रेलवे का डेवलपमेंट किया गया और सबसे पहली रेलवे जो है टोक्यो और योकोहामा के बीच 1870 से 72 के बीच में चलाई गई और उसकी कुछ ही समय में फिर पूरे जापान में रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया गया। मशीन रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जापान में विदेशों से मॉडर्न मशीनों को इंपोर्ट किया गया यूरोप से। फॉरेन टेक्नीशियंस वर यूज्ड टू ट्रेन वर्कर्स एंड टीच इन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स। ठीक है, विदेशी टेक्नीशियंस को वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए देश में बुलाया गया। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी बच्चों को इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के लिए इन टेक्नीशियंस को वहाँ पर रिक्रूट किया गया ताकि जापान में लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर हों और अच्छी से अच्छी नई से नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज ले सके। इवन जापानीज स्टूडेंट्स वर सेंट टू फॉरेन कंट्रीज। और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नॉलेज के लिए जापानीज स्टूडेंट्स को भी विदेश भेजा गया ताकि वो ये टेक्नोलॉजी सीख सकें। इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स वर लॉन्च। फिर 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाएं जो है वो जापान में स्थापित की गई। आधुनिक तरह के बैंक यहाँ पर स्थापित किए गए। सुमितोमो, the government helped companies like Mitsubishi and Sumitomo providing subsidies and tax benefits to become major shipbuilders। फिर जापान की सरकार ने यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां थी जिसमें मित्सुबिशी और सुमितोमो थी, इन दोनों को सब्सिडी प्रोवाइड की, टैक्स बेनिफिट दिए, जिसकी वजह से ये कुछ ही समय में दोनों कंपनियां सुमितोमो और मित्सुबिशी जो है विश्व की बहुत बड़ी जहाज निर्माण या जलयान निर्माण कंपनियों के रूप में डेवलप हो गई। ठीक है, till the end of the Second World War, Zaibatsu, big business organization controlled by individual families dominated the economy। और कुछ ही समय में जापान में बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने जिन्हें जायबत्सु कहा जाता था वो इतने सारे एस्टेब्लिश हो गए कि पूरी जापानी जो इकोनॉमी थी उनको ये कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जापान को औद्योगिक रूप से डेवलप करने के लिए ये सुधार जो है जापान की मेइजी सरकार द्वारा किए गए। फिर आगे अगर हम देखें इसमें तो इन सारे सुधारों की वजह से द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 35 मिलियन इन 1870 टू 55 बिलियन इन 1920। ठीक है, तो देश की जनसंख्या जो है 3.5 करोड़ से बढ़कर 5.5 करोड़ जो है अगले 40 वर्षों में हो जाती है। द गवर्नमेंट एनकरेज माइग्रेशन एज दिस मेजर टू रिड्यूस पॉपुलेशन। अब जापान में पॉपुलेशन का इतना अधिक विस्तार होता है कि जो इन बड़े बड़े शहर जो या जापान के जो मेन लैंड थे, होन्शू जो आइलैंड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ने लगता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है माइग्रेशन को जो है माइग्रेशन पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस करती है और लोगों को एनकरेज करती है कि वो जो जापान की वो एरियाज़ या वो कॉलोनीज़ है जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ जाकर सेटल हो जाए। एट फर्स्ट माइग्रेशन वॉज एनकरेज टू द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होक्काइडो। सबसे पहले जो है नॉर्दर्न आइलैंड होक्काइडो जो था जहाँ पर एक ऑटोनोमस बॉडी थी जहाँ पर सिर्फ आदिवासी टाइप के इंडिजिनस पीपल जो है लिव रहते थे, जिन्हें उस क्षेत्र में होक्काइडो में लोगों को माइग्रेट किया गया। फिर उसके बाद जो हवाई एंड ब्राज़ील, उसके बाद हवाई और ब्राज़ील में लोगों को माइग्रेट करने की कोशिश की गई ताकि पॉपुलेशन नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। एंड टू द ग्रोइंग कॉलोनियल एम्पायर ऑफ जापान, और फिर उसके बाद जापान की जो नई कॉलोनीज थी उनमें लोगों को रहने के लिए भेजा गया। एज इंडस्ट्रीज डेवलप पीपल शिफ्टेड टू टाउन्स। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जा रहे थे जापान में लोग शहरों में अब रहना पसंद कर रहे थे, यानी गांव कम और शहरों की संख्या इस समय लगातार जापान में बढ़ने लगी। जो उद्योगों में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी क्या कंडीशन थी उसको अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज फ्रॉम 7 मिलियन इन 1870 टू 7 लाख इन 1870 टू 4 मिलियन इन 1930। 7 लाख लोग इंडस्ट्री में वर्क करते थे जो कि
1913 में बढ़कर 4 मिलियन यानी 40 लाख के आसपास हो गए। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इस समय डेवलप हुए थे, वो ये फिगर से हम समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 5 पीपल। ज़्यादातर जो ये जो वर्कर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर, वो ऐसे उद्योगों में काम कर रहे थे जहां 5 से कम लोग काम करते थे, एंड यूजिंग नाइदर मशीनरी नॉन इलेक्ट्रिक पावर। स्टार्टिंग में यहाँ पर मशीनरी और इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ इन उद्योगों में नहीं होता था। हाफ ऑफ द एम्प्लॉई हु वर्कड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज वर वुमेन। अच्छा, एक बड़ी चीज़ जो है जापान में हम देख सकते हैं कि 50% ऑफ द वर्कर्स वर वुमेन। महिलाएं जो है इस वर्किंग क्लास का 50% पार्ट थी। दे ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन 1886, और जापान में सबसे पहली आधुनिक जो है इंडस्ट्रियल स्ट्राइक जो है 1886 में देखने को मिलती है। यानी ये लोग जो है अपने राइट्स के लिए भी डिमांड करने लगे थे। इट वॉज ओनली आफ्टर 1930s दैट द मेल वर्कर्स बिगेन टू आउट नंबर वुमेन। और ये 1930 के बाद ही, जो ग्रेट डिप्रेशन था उसकी सिचुएशन के बाद ही, जापान में महिलाओं की संख्या एज एन इंडस्ट्रियल लेबर वो कम हुई और मेल्स की बढ़ी। नहीं तो 1930 से पहले जापान में इंडस्ट्री में महिला वर्कर्स जो थी वो ज़्यादा थी। तो ये बड़ा फिगर आपको याद रखना है। द साइज ऑफ द फैक्ट्रीज enlarged फ्रॉम लेस देन 5 वर्कर्स टू मोर देन 100 वर्कर्स। और इन वर्षों में जापान में फैक्ट्रीज जहाँ पर 5 से कम लोग ही काम करते थे, अब वो धीरे धीरे बढ़कर 100 से ज़्यादा वर्कर्स वाली फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो गए। यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। The rapid industrialization and demand for natural resources such as timber led to environmental destruction। और जितना ज़्यादा औद्योगिकरण इतना फास्ट गति से होने लगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन जो है, उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और साथ ही साथ जो है लकड़ी जो है इस समय इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक बड़ा कारण बन गई। जंगल कटने लगे जापान के, और इसका विरोध भी होने लगा इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसमें तनाका शोजो, ठीक है, वो डाइट की जो फर्स्ट डाइट, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, जो जर्मनी से ली गया नाम है डाइट, उसके मेंबर्स थे तनाका शोजो, लॉन्च द फर्स्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ इनके द्वारा पहली जो है विरोध प्रदर्शन जो है तनाका शोजो के नेतृत्व में किया जाता है। द एशियो माइन वॉज पोल्यूटिंग द वाटर रिवर्स, ठीक है, तो वाथरास रिवर जो है वो पोल्यूट हो रही थी, तो उस वजह से ये किया जाता है इन 1897 विथ 800 विलेजर्स, ठीक है, 800 गांव के लोगों के साथ ये प्रोटेस्ट किया जाता है तनाका शोजो द्वारा। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इस समय होने लग गया था। तो ये सारा चीज़ें जो है जापान में मेजी रेस्टोरेशन में होने लगी। और इसी के साथ जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर is now complete. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है उसके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।